नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज और हमारे इस खास शो द रियल टेस्ट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि साउथहैम्पटन का मौसम थोड़ा खुला है, यानी आज दोनों टीम के खिलाड़ी मैदान पर दिखाई देंगे। हालांकि आज 5वां दिन है और रिजर्व डे को मिला ले तो कल के दिन भी मैच खेलने की पूरी संभावना है। और कल का मौसम बता रहा है कि कल मौसम वहां साफ रहने वाला है, लेकिन क्या इस 2 दिनों में यह मैच नतीजे तक पहुंच सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन दिलचस्प मोड़ पर है ये फिलहाल खिताबी मुकाबला, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक सेशन मैच बदल सकता है, नतीजे ला सकता है। बस अब जरूरत है कि बारिश खलल ना डाले और अब दोनों दिन के सभी सेशन पूरे हो सके। तो क्या कुछ खास हो सकता है, उसके लिए एक बार फिर से हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखदेव सिंह गुम्मन सर मौजूद हैं, पूर्व क्रिकेटर, जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देवाशीष नीलोसे सर, लगातार अपनी बारीक अनुभव के आधार पर क्रिकेट से जुड़ी जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं। सुखदेव सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज मौसम, उम्मीद है कि दोनों टीमें मैदान पर दिखाई देगी, लेकिन क्या नतीजे तक पहुंच सकते हैं? डेफिनेटली। देखिए, बीबीसी एक संस्था है जो वेदर के बारे में फोरकास्ट देती है और उनके ज़्यादातर जो फोरकास्ट हैं बहुत स्टिक होते हैं। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि ट्यूसडे यानी कि आज अर्ली मॉर्निंग शाज़ रहेंगी, हल्की शाज़ होंगी और उसके बाद में दिन अच्छा रहेगा। और बुधवार जो कि रिजर्व डे है, फाइनल है, तो फाइनल डे के ऊपर, रिजर्व डे के ऊपर सनी वेदर प्रोटेक्टेड है। तो कम से कम हम सब दर्शकों को मैच देखने के लिए मिलेगा एक इतने इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच का, जो कि हिस्ट्री में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल है। और जहाँ तक हम मैच की संभावनाओं की बात करेंगे तो संभावनाओं में 2 दिन बचे हैं। अभी लास्ट 4th डे जो कल का था वो बिना कोई बॉल किए हुए वॉश आउट हो गया। फर्स्ट डे भी इसी तरह से बिना कोई बॉल किए वॉश आउट हुआ था। 2 दिन क्रिकेट खेलने को मिला है, जिनमें से हमको 194 ओवर करने थे, जिसकी जगह सिर्फ 141.2 ओवर ही हो पाए हैं। और पहली इनिंग दोनों ही टीम की अभी इनकम्प्लीट है, तो बहुत अर्ली है। देखिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, बट फिर भी क्या होता है, हम सब लोग कुछ ना कुछ आकलन करते रहते हैं कि ये मैच इस स्थिति में अगर 196 ओवर खेले जाने बाकी हैं तो क्या 196 ओवरों में 2 दिग्गज टीमें जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हैं, क्या उनको 2-2 बार आउट करना संभव होगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। एक जनरल मेंटालिटी से, एक जनरल क्रिकेटिंग सेंस से अगर हम बात करेंगे तो आज ड्रॉ फेवरेट लग रहा है। कि ड्रॉ का मतलब इसमें 3 ही नतीजे टेस्ट मैच में होते हैं, या तो दोनों में से कोई विनर होगा और या ड्रॉ होगा। तो यहाँ न्यूजीलैंड जीत सकती है या हिंदुस्तान जीत सकता है और यहाँ ड्रॉ होगा। इस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं कोई ड्राइविंग फैक्टर है या कोई चीज़ इसको फोर्स की जा सकती है तो न्यूजीलैंड टीम है। न्यूजीलैंड टीम अभी 101 रन बनाकर 2 विकेट खो चुकी है और उनके 2 सबसे सीनियर मोस्ट बल्लेबाज जो हैं वो क्रीज पे मौजूद हैं। अगर वो चाहेंगे कि हमको मोमेंटम बढ़ाना है और न्यूजीलैंड एक अच्छा स्कोर करके 150-200 रन की लीड भी अगर फर्स्ट इनिंग में ले लेती है बहुत एग्रेसिव खेलते हुए, तो कल का दिन एक टेस्टिंग ट्रायल इंडिया के लिए होगा। जो कि ये सब हम जो बातें करते हैं स्पेकुलेशन में करते हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कंडीशंस हैं, ये कंडीशन होगी तो फुलफिल होगी, ये कंडीशन होगी तो ऐसा होगा। तो ये सब हम सब लोग सोच रहे सिनेरियो बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल में आज अगर हम आउट राइटली देखें, हम एक वेदर फोरकास्ट एजेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 2 दिन का गेम पॉसिबल है, 196 ओवर होना पॉसिबल होगा, हो पाएंगे। तो 196 ओवर में क्या क्या चीजें संभव हैं? पहली आउटराइट ये है कि मान लीजिए अगर वेदर अच्छा होगा तो बैटिंग अच्छी होगी तो ड्रॉ पॉसिबल बनता है। बट क्योंकि जैसी इंग्लिश कंडीशंस हैं, इंग्लिश कंडीशंस ऑलवेज बैटिंग के लिए चैलेंजिंग होती हैं, बैटिंग मुश्किल होती है। और बैटिंग मुश्किल होने के कारण से, जैसे कि पिछले 3rd डे पे हमने एक सेशन में 71 रन पे हिंदुस्तान की 7 विकेट डाउन होते हुए देखा, उसी तरह का एक सेशन अगर किसी भी टीम को मिलता है तो इसमें मैच की संभावनाएं हैं। बट क्या दोनों कैप्टन जो है वो
कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। ये बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक टेस्ट मैच होने जा रहा है, हो रहा है, और इसमें पहली ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम दोनों ही लिखवाना चाहेंगे। तो इसमें जो ड्रॉ है, ड्रॉ में ऐसा आईसीसी ने डिसीजन लिया है कि उसमें ड्रॉ का मतलब होता है कोई भी विनर नहीं है, बट इसमें यह कहा जाएगा कि क्योंकि ये फाइनल है दोनों टीम का, तो दोनों को ज्वाइंट विनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में कोई भी कैप्टन जो है रिस्क नहीं लेगा कि मैं आउटराइट विन पे जाऊं। वो कोशिश करेंगे कि ठीक है, हम धीरे धीरे सेशन बाई सेशन देखते हैं, इनकेस अगर हमारी टीम डोमिनेटिंग होगी तो हम कोशिश करेंगे रिजल्ट फोर्स करने का, एल्स नहीं तो ज्वाइंट विनर होकर आपका नाम तो लिखवाना ही चाहेंगे। तो संयुक्त विजेता यहाँ पर दोनों टीमें हो सकती है, लेकिन 2 दिन यहाँ पर शेष है और देखना खास होगा कि क्या कुछ हो सकता है। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि इस खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। भारतीय टीम 217 रनों पर ऑल आउट हुई और उसके बाद 2 विकेट खोकर अब तक 101 रन न्यूजीलैंड बना चुकी है और अभी क्रीज पर मौजूद है रॉस टेलर और केन विलियमसन जैसे दिग्गज बल्लेबाज। क्या ये दोनों खिलाड़ी, जिसमें कप्तान है, महान कप्तान है, शातिर और संयमित कप्तान है, चार्ज लेने के लिए तैयार होंगे? देवाशीष सर, देखिए, बहुत ये रियल सेंस में आप कह सकते हैं कि आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी टेस्टिंग चल रही है। जब क्या होता है कि आप एक टेम्परामेंट वैसा बन जाता है और मैच बार बार अगर बाधित होता है तो प्लेयर को कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। आप बैटिंग के लिए जा रहे हैं और सडनली रेंज आ गई हैं या आपका सनलाइट बेड लाइट हो जाती है, तो फिर आपको वापस अपने उसमें जाना पड़ता है। फिर उसके बाद वापस जब आप आने की तैयारी करते हैं और अनसर्टेनिटी रहती है कि दिन भर में कब आपको क्लियर होगा और कब आप जाएंगे, तो एक टेम्परामेंट बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होता है और टेस्ट क्रिकेट है। तो मैं समझता हूं कि ये रियल सेंस में एक आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप है। ये सिर्फ टेक्निकल उस पे नहीं, स्किल पे नहीं, ये मेंटल स्ट्रेंथ को भी आकलन कर रही है कि जो यहाँ पे कैसे प्लेयर्स मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रख पाते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। बार बार अगर डिस्ट्रक्शन होता है और उसके बाद वापस आपको जाना है, और टेस्ट क्रिकेट के लिए जहाँ पे आपको मालूम है कि वेदर बॉलर्स को सपोर्ट कर रहा है, स्विंग हो रहा है, वहाँ आपको सर्वाइव भी करना है, वहाँ आपको फोकस भी करना है। क्या होता है जब बहुत ज़्यादा बॉल स्विंग होता है तो आपका कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल आपको थोड़ा सा ज़्यादा एप्लीकेशन वाला गेम हो जाता है, क्योंकि आपको लेट बॉल को देखना है, छोड़ना है, खेलना है और लास्ट पॉइंट पे डिसाइड करना है आपको। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये रियल सेंस में टेस्ट है और वहाँ आपको अपने टेम्परामेंट को बनाए रखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकता हूँ। और बहुत जो मेंटल स्ट्रेंथ जिसकी है वो बहुत आसानी से सरवाइव कर पाएगा। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा बाधित हो गया है। अब 2 दिन का, जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि चूंकि आईसीसी ने एक बहुत अच्छा, ये पहला प्रयास है और यहाँ किया है कि अगर मैच कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो जॉइंट विनर्स होंगे। तो कोई भी कप्तान अननेसेसरी रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आप जॉइंट विनर तो हैं ही। तो एटलीस्ट जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि पहली ट्रॉफी में पहला नाम भी आपका लिखा जाएगा, तो अच्छा रोमांच भी खत्म होता है। देखिए, जैसे जैसे दिन कम बचते हैं या घंटे कम बचते हैं तो मैच का रोमांच भी थोड़ा सा कम होता है। दर्शकों को भी होता है, प्लेयर्स को भी होता है, और वहाँ यही होता है कि फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे भी आता है कि मैं अगर बैटिंग कर रहा हूं तो मैं अपना एवरेज नहीं बिगाड़ना चाहूँगा, या मैं बॉलिंग कर रहा हूं तो अगर एटमॉस्फेयर अच्छा है, कंडीसिव है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ज़्यादा बॉलिंग करने का मौका मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट जो हम लोगों को भी था, जो एंथुजियाज्म हम जो साक्षी बन रहे थे इस ऐतिहासिक टेस्ट के चैंपियनशिप के, और देखिए धीरे धीरे हम भी थोड़ा सा वो एंथुजियाज्म को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लेयर्स के साथ भी यही अमूमन दिक्कत होगी और दर्शकों के साथ भी यही होगी। और जहां विलियमसन और रॉस टेलर की बात है, दोनों बहुत मैच्योर्ड प्लेयर्स हैं, पास्ट परफॉर्मेंस भी दोनों का बहुत अच्छा है, एक बड़ा नाम है। इन सिचुएशन में वो खेलते आ रहे हैं, खेले भी हैं। और अब ये होता है कि ये अगर मैच टाइम पे स्टार्ट हो जाता है तो पहला जो सेशन है वो बहुत क्रूशियल है, कैसे वो सरवाइव करते हैं और रन्स को बनाते हैं। देखिए, अब बहुत लंबा मार्जिन
या तो आपको आज दिन भर बैटिंग करके आप 100 रन पे हैं, आप दिन भर बैटिंग करेंगे तो आपको 300 रन आप बनाते हैं, तब कहीं जाके 200 रन 300 रन की आप उनको, भाई 300 रन बनते हैं तो 200 रन की आप एक लीड लेके चलते हैं कि आप इतना मार्जिन अगर देते हैं उनको खेलने के लिए, तो ही आप सोच सकते हैं कि हम मैच को जीत सकते हैं। और इस विकेट पे वो इतना आसान नहीं है। लेकिन भले ही मैच का नतीजा न निकले, संयुक्त विजेता घोषित हो जाए, लेकिन पर्सनली मैं ऐसा मानता हूं और आप दोनों के समक्ष ये बात रखता हूं कि खिलाड़ियों के पास मौका है कि इस ऐतिहासिक पल में अपने इंडिविजुअल प्रदर्शन के आधार पर इतिहास रच दें। जैसा कि हमने जेमिसन को देखा, इस लंबे चौड़े खिलाड़ी ने 6 फुट 8 इंच के खिलाड़ी ने 5 विकेट लेकर 5वें इनिंग में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करके बता दिया कि ये गेंदबाज कितनी क्षमता रखता है। तो ये एक खिलाड़ियों के लिए जरूर इंडिविजुअली मौका हो सकता है कि वो इस खिताबी मुकाबले में इतिहास रच दें। क्या सर भारतीय गेंदबाजों के पास आज मौका है मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जाडेजा और अश्विन की इतिहास रच सके? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने कल भी कहा था कि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने पहले दिन की गलतियों से सीख लेते हुए दूसरे दिन पहले सेशन में ही हिंदुस्तान की पूरी टीम को आउट कर दिया था, तो हर एक प्लेयर भी सोचता है, कैप्टन भी सोचता है और थिंक टैंक भी सोचता है कि हमारे पर्टिकुलर प्लेयर्स ने किस पर्टिकुलर बैट्समैन को किस तरह से बॉलिंग कराई। जैसे कि हमने कहा, वीडियो एनालिस्ट रहते हैं, हर बॉल कैप्चर करते हैं, सिंगल बॉल कैप्चर होती है, रिकॉर्डिंग होती है कि उसने क्या गलती करी, बॉलर ने क्या करी, बैट्समैन ने क्या करी। तो आई एम श्योर कि उसके ऊपर, क्योंकि कल का पूरा दिन था ड्रेसिंग रूम में इन लोगों के पास में, तो टीम थिंक टैंक जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सोच के प्लान किया होगा और निश्चित तौर पे आज पहले सेशन में आपको डिफेंसेस देखने को मिलेंगे। जहां तक हम दोनों टीम की अभी देवाशीष बात कर रहे थे कि ऑन ऑफ जब गेम होता है, ऑन ऑफ मतलब मान लीजिए आप बैटिंग कर रहे हैं और शार्ज आ जाती हैं और आपको पवेलियन जाना है, तो एज ए बैट्समैन बहुत डिफिकल्ट होता है। आप सेट हैं, सेट कैसे होते हैं, आप थोड़ी देर जब जाकर विकेट पे खेलते हैं तो आपको उस बॉल कैसे आ रही है, स्विंग कितना हो रहा है, आप अपनी कंसंट्रेशन लेवल वहां बना के आप उस समय बिल्कुल तैयार होते हैं उसको खेलने के लिए। फिर आपको वही कंसंट्रेशन ब्रेक होती है, आप ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, ड्रेसिंग रूम से जब वापस आते हैं फिर नर्वसनेस आती है, आप बैठे होते हैं वो आप, क्योंकि सारा टाइम तो आप यहाँ खेलते हैं, जब आप विकेट के ऊपर खेलते हैं तो आप सारा टाइम मूवमेंट करते रहते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बराबर होता है, आप एक्लेमेटाइज हो जाते हैं उन पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से। वापस से ड्रेसिंग रूम से जब आप आते हैं तो नर्वसनेस आप में होती है, आपको फिर से एक नई बॉल खेलनी होती है, फिर से आपको सोचना होता है, अप्लाई करना होता है। तो यही मोमेंट है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि जब भी सेशंस, जैसे 3 सेशंस होते हैं, मॉर्निंग सेशन लंच तक का, लंच से टी के बीच में और टी से क्लोजिंग एंड तक का जो होता है, 3 सेशन में मोस्टली अगर हम विकेट गिरते हुए देखेंगे तो यहाँ तो जब बैट्समैन जाता है तब, या जब सेशन बंद होने वाला होता है, खत्म होने वाला होता है, 1-2 ओवर होते हैं, नर्वस रहता है कि अच्छा मेरे को अभी कोई अच्छा बड़ा स्ट्रोक नहीं खेलना है, मुझे अपनी विकेट बचा के रखनी है। जब आप बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं तो उस समय आप गलती करते हैं। सिमिलरली जब आप वापस फिर अगले सेशन में खेलने आते हैं तो आप लंच करके आते हैं या टी लेकर आते हैं तो आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, वापस आपको वही कंडीशन में जाके अपने दिमाग से को फिर लगाना है, अपने आप को अप्लाई करना है, अपने आप को फोकस करना है और फिर खेलना है। और ऑन ऑफ कंडीशन में अगर जितनी ऐसी सिचुएशन बनेंगी उतना ही बॉलर के लिए मददगार होगा, बैट्समैन के लिए उतना ही मुश्किल होगा। और फॉर्चुनेटली जो फोरकास्ट अब अगला 2 दिन का वो ये है कि हम लोगों को कम से कम इन कंडीशंस में क्रिकेट देखने को मिलेगा। और दोनों कप्तानों का एक हाथ तो ट्रॉफी पे ऑलरेडी है ही है, अब वो कोशिश देखना ये है किसका दोनों होते हैं या किसका निकलता ही है, दोनों एक हाथ में रहेंगे। और जहां तक हम लोग आईसीसी की बात कर रहे थे तो आईसीसी बहुत अच्छे काम वर्ल्ड क्रिकेट के लिए करता चला आ रहा है। इनमें से अगर एक चीज इन्होंने और करी हुई है कि जैसे जो रिजर्व डे होता है तो रिजर्व डे के ऊपर जो टिकट होती है उनको स्लैश कर देते हैं ताकि लोगों में, क्योंकि देखिए रिजर्व डे तक जाते जाते डिसीजन क्या आने वाला है, आउटकम क्या आने वाला है वो फाइनल होता है कि ये ड्रॉ होने वाला है। ड्रॉ होता है तो लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता है। जब कोई लगता है कि कोई टीम बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में है, वो दूसरी टीम को आउट कर सकती है, तो इंटरेस्ट रोमांच बना रहता है, लोग उस क्रिकेट को देखना चाहते हैं। तो आईसीसी ने जो वहां पे प्रीमियम टिकट है, सबसे पहले 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स हैं, उसकी वैल्यू लगभग इंडिया में बात करेंगे हम तो 15,000 रुपए की एक टिकट होती है, उसको स्लैश करके 10,000 रुपए कर दिया कि 6 डे के लिए लोगों को एनकरेज करने के लिए ये भी एक उन्होंने प्रयोग किया है कि हम पैसे कम कर देंगे तो कम से कम दिमाग से जो रिजल्ट वाला पार्ट है उसको छोड़ के लोग क्रिकेट देखने के लिए आएंगे। क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, क्रिकेट लोग आएंगे देखेंगे, माहौल बनता है, प्लेयर्स को भी अच्छा लगता है। ऑल्दो यहाँ पे जो फुल स्ट्रेंथ में
स्पेक्टेटर्स को अलाउ नहीं किया है। सिर्फ 2500 लोग इस मैच को एक समय पे देख सकते हैं, पर जो 6 डे है उसके ऊपर कुछ मुझे लगता है कि फर्दर रिलैक्सेशन किया जाएगा। बट कुछ भी हो, इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच को देखने के लिए हम सब लोग भी उतने ही आतुर हैं जितने आप सब लोग हैं, और इसके साथ साथ पूरा विश्व जो है इस पे अपनी निगाहें गड़ा कर बैठा हुआ है कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या होगा और पहला चैंपियन कौन होगा। और जैसे कि हमने कहा कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी ड्रॉ की बन रही है, बट उसके बाद में भी अगर हम देखेंगे तो दोनों टीमों को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं इंग्लिश कंडीशन के हिसाब से कि नहीं ये ड्रॉ ही होगा। तीनों ही रिजल्ट पॉसिबल हैं। अगर हम 1 2 3 में बोलेंगे तो पहला हम बोलेंगे कि ड्रॉ आज की डेट में फेवरेट लग रहा है, सेकंड बोलेंगे तो हम न्यूजीलैंड को फेवरेट मान सकते हैं कि न्यूजीलैंड ऑलरेडी अभी बैटिंग करना बाकी है। 101 रन वो बना चुके हैं, 2 विकेट हुए हैं, और उनकी जो बैटिंग की रीढ़ की हड्डी है वो दोनों बल्लेबाज अभी खेल रहे हैं और उनके पास में 9-10 नंबर तक बल्लेबाजी भी है, और उनके घर पे जो कंडीशन है क्रिकेट खेलने की वो सिमिलर है जो इंग्लैंड में है। तो उनको मैं मेरी तरफ से जो मैं अगर उसको वेटेज दूंगा तो सेकंड में बोलूंगा किसी के जीतने के चांसेस है तो आज की डेट में मुझे न्यूजीलैंड के दिखते हैं, और थर्ड फिर उसमें लिखता है क्योंकि क्रिकेट जो है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। 10 विकेट लेने के लिए 10 बॉलों की जरूरत है सिर्फ, हम 98 ओवर की बात कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए ओवरकास्ट होता है, रेन नहीं होती है, तो ओवरकास्ट होने के कारण से बॉलर को स्विंग ज्यादा मिलता है, बैट्समैन के लिए और मुसीबतें बढ़ती हैं, तो विकेट गिरने की संभावना प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो अगले 2 दिन तक आप सब लोग बैठिए, क्रिकेट को एंजॉय करिए, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा हम सबको देखने को मिलेगा। और हम भी आपके लिए बैठे हैं क्रिकेट की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए। देवाशीष सर, कौन जेमिसन का किरदार हमारे 3 सीम बॉलर्स में से निभा सकता है? क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूं कि मुझे अभी भी उम्मीद है कि अगर दोनों दिन मैच होता है तो निश्चित तौर पर ये कांटा पकड़ मुकाबला हो सकता है। देखिए, यहाँ ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होगी कि क्यों न्यूजीलैंड के बॉलर्स इफेक्टिव है और क्यों हम उतने इफेक्टिव नहीं हो पाए। जब वेदर आपके सपोर्ट में था और विकेट आपके सपोर्ट में था, और वहाँ पे जो आपको जब बॉल को स्विंग कराना होता है तो आपको एक जितना आप आगे उसको मूव होने का मौका देंगे उतना बैट्समैन के लिए भी डिफिकल्ट होता है। जब हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स एट विल स्विंग कराने की हम देख रहे थे कि वो एट विल स्विंग करा रहे थे बॉल को, जहाँ पे मुझे लगता है कि मोहम्मद सामी अनफॉर्चुनेट रहे, सबसे ज़्यादा इम्प्रेस उन्होंने ही किया। ईशान और बुमराह को जो न्यूजीलैंड ने प्लस था, जो उन्होंने अप्लाई उन्होंने किया था जिस तरीके से, अगर हम उस तरीके से शुरुआत करते हैं तो ये डेफिनेटली फास्ट बॉलर्स ही विकेट लेंगे, क्योंकि आपका विकेट आपके सपोर्ट में है, वेदर आपके सपोर्ट में है, और जो ऑन ऑफ वाली जो चीज़ है बैट्समैन के लिए, देखिए साइंस ने भी प्रूव किया है कि आप एट ए स्ट्रेच 45 मिनट्स तक ही कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो क्या होता है जब आप बाहर बैठे होते हैं और आपको मालूम है कि बार बार आप नहीं कर सकते कॉन्सेंट्रेट, आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, और उसमें आपको जब बैटिंग करने वापस जाना है और सामने जब आपके उस स्तर के गेंदबाज आपके सामने होते हैं तो निश्चित तौर पे बैट्समैन के लिए एक थोड़ा सा चिंता का विषय रहता है, और यही एक एडवांटेज बॉलर्स को उठाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जेमिसन ट्रेंट बोल्ट से उनको सीखना पड़ेगा। देखिए, सऊदी का हम कह रहे थे कि सऊदी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं क्योंकि उनका बॉल बहुत तगड़ा मूव करता है, लेकिन जहां वो थोड़े से वेवर्ड हुए या जहां थोड़े कैरिड अवे हुए तो वो उतने इंप्रेसिव नहीं हो पाए। जेमिसन ने बहुत सही आकलन किया, विकेट को समझा, एटमॉस्फेयर को, वेदर को समझा और अकॉर्डिंगली बॉल किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पहला सेशन बहुत क्रूशियल है। अगर हम इस सेशन में 4 विकेट हम ले पाते हैं न्यूजीलैंड के, तो हम एक अपर हैंड अपना रख सकते हैं, और वहाँ पे यही है कि आप कैसे बैट्समैन को मैक्सिमम बॉल्स खिला पाते हैं। सर, अभी न्यूजीलैंड के पास में अच्छी खासी बल्लेबाजी मौजूद है, निकोल्स मौजूद है, उसके बाद में वॉटलिंग मौजूद है, ग्रैंड होम मौजूद है, उसके बाद सऊदी भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। क्या अगर यहाँ से शुरुआती सत्र तक ये विकेट टीम नहीं खोती है तो चार्ज लेने की स्थिति में आ जाएगी टीम? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, विकेट जो है वो बॉलिंग के लिए कंड्यूसिव है, बैटिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मान लीजिए अगर वो नहीं भी विकेट गंवाते हैं, हमने ऑन एन एवरेज देखा 2.25 रन 2.5 रन के हिसाब से स्कोर हो रहा है। पहला सेशन है तो ऑब्वियसली उनको बहुत ही सतर्क होके सोच समझ के इसको खेलना होगा कि हम विकेट ना गंवाएं, और पहले सेशन में 30 ओवर होना है।
30 ओवर में अगर मान लीजिए हम 2.5 रन भी बोलते हैं तो लगभग 80 रन आपके, 60 और 15 75 रन, 75-80 रन फर्स्ट सेशन में होंगे। 75-80 रन बनाने का मतलब हो गया कि 101 हैं, 180 पे हो जाएंगे, तो भी लगभग 50 रन ये पीछे रहेंगे। तो वहां आने के बाद में देखिए ये विकेट ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल स्पॉट है, बैटिंग फ्रेंडली है कि आप जाएंगे और हिट आउट कर सकते हैं लाइन से, क्योंकि बॉल मूव कर रहा है, हिल रहा है, तो आप प्रीडिटरमाइंड शॉट बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हैं। आपको लास्ट मोमेंट तक बॉल को देखना है कि आपको खेलना है, छोड़ना है, क्या करना है। डिसीजन आपका बहुत लेट होगा। लेट डिसीजन में आप कभी भी उतने एग्रेसिव होकर नहीं मार पाएंगे। आप मारने जाएंगे तो उतने एग्रेसिवली आप खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि कंडीशन आपके फेवरेबल है ही नहीं है एज ए बैट्समैन। हाँ, बट मान लीजिए अगर वो उस जोन में चले जाते हैं कि 300-350 रन तक बना लेते हैं और लास्ट के 3-4 विकेट बचे हो, तो उस समय एक प्लान हो सकता है कि लास्ट के 10 ओवर वो मार के खेलेंगे। मे बी उसमें 10 ओवर में 75 रन 60 रन 75 रन बना ले, 75 रन बना के एक एग्रेसिव स्कोर हो, 150-200 रन की लीड हो, ताकि आप अपने बॉलर्स को उतना समय दे सकते हैं, वैसी एग्रेसिव फील्डिंग दे सकते हैं कि ठीक है साहब आप आइए, हमको लास्ट इनिंग में तो बैटिंग करनी है। क्योंकि देखिए उनको एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि उनको 4th इनिंग में फिर से बैटिंग करनी है। अगर मान लीजिए इंडिया उतने रन बना के कुछ लीड भी सेटअप करने की कोशिश करती है, ऐसी कंडीशन में ओवर कम है, वो संभावना लगती नहीं है कि मुझे 4th इनिंग में न्यूजीलैंड को कहीं से कहीं तक बैटिंग करने की जरूरत पड़ेगी या वो बैटिंग करने के लिए आएंगे। डिसीजन इसी में हो सकता है कि वो कुछ 150-200 रन की लीड बनाए और 200 रन के अंदर इंडिया को आउट करने की कोशिश करें 98 ओवर्स में। देखिए कम से कम उनको अपने बॉलर्स को 90-95-98 ओवर का समय तो देना ही पड़ेगा। हम सोचें कि 30-40 ओवर वो इंडिया को खिलाकर आउट कर लें तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि जब बैट्समैन को भी पता है और एक इंडियन टीम को मालूम है कि हमें ये स्कोर चेज करना है जो पॉसिबल नहीं है, तो वहां आप ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलेंगे। जब आप डिफेंसिव खेलेंगे तो गलती करने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। एक टारगेट जो रियलिस्टिक हो उसको अचीव करने के लिए जब टीम जाती है तो उस समय वो गलती करते हैं कि हमको जीतने के लिए जाना है, तब विकेट गवा सकते हैं। उसमें रियल चांस जो है न्यूजीलैंड के लिए बन सकते हैं कि उसमें वो जीत सके। पर मुझे ऐसा जो अभी तक लग रहा है, क्योंकि ओवर बहुत कम बचे हुए हैं और हम फोरकास्ट के ऊपर जा रहे हैं कि 196 ओवर हमको दोनों डेज में खेलने को मिल जाएंगे। अगर वो पूरे होते हैं तो कुछ थोड़े बहुत ब्लीक चांसेस हैं कि कोई एक आउटराइट विनर बनकर आएगा, अन्यथा नहीं तो हम ड्रॉ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देवाशीष सर, अभी हम लोग मान रहे हैं कि 60-40 हम मानते हैं कि न्यूजीलैंड थोड़ा ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ रविंद्र जडेजा या आर अश्विन की बजाय, हमने कल भी बात की थी, मोहम्मद सिराज टीम में होते, नेचुरल स्विंगर बॉलर हैं, तो क्या हम 50-50 का रेशो मान सकते थे? अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी ओपन है। अभी भी मैं कहता हूं कि 50 पहला जो स्पेल है वो डेफिनेटली अगर हम अच्छा करते हैं तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस करवट बैठ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मोहम्मद सिराज का खेलना बनता था। क्या होता है जब आप पास्ट परफॉर्मेंस पे जाते हैं कि दोनों की जोड़ी ने पिछले जो कुछ टेस्ट साथ खेले हैं उसमें करीबन 95 विकेट दोनों ने शेयर किए हैं। तो थिंक टैंक के भी बैक ऑफ माइंड एक चीज़ रहती है कि जो हमारे इन्फॉर्म बॉलर्स हैं या जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो मैच विनर्स हैं हमारे, उनको हमको एक मौका और देना चाहिए। हमने पहले भी बात की थी कि ब्रेव डिसीजन हो सकता था और लेना चाहिए था कि मैच में ये सिचुएशन आ सकती है। तो 4th फास्ट बॉलर सीम बॉलर आपका, हमने पहले भी बात की थी कि हमें यह था कि डिसीजन टीम नहीं लेगी, वो अपने उस पर ये है कि हमने जो डिसाइड किया उसी पे खेलेंगे। बट मुझे लगता है कि एक ब्रेव डिसीजन हो सकता था कि आप लास्ट पॉइंट पे डिसाइड करते हो और सिराज को आप मौका देते, क्योंकि क्या होता है कि तीनों फास्ट बॉलर्स में सामी ने इम्प्रेस किया, लेकिन दूसरे एंड से जो एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ पाया। सामी अनफॉर्चुनेट रहे, बहुत मौके मिले, बीट भी करते रहे, बॉल बैट्समैन के एज इधर उधर लग के भी गए। अगर यही दूसरे एंड से अगर सिराज भी उतने इफेक्टिव हो जाते तो एक प्रेशर, दोनों एंड से जब प्रेशर बनता है तो बैट्समैन के लिए खेलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं भी एग्री करता हूं कि और इंटरेस्टिंग होता है, बट सबसे पहले तो है कि ये 2 दिन भी अगर पूरे खेलने को मिलते हैं तो फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर ब्रेव डिसीजन लिया जा सकता था सिराज को इंक्लूड करके।
मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे सहमत हूं कि जो जैसे बैटिंग पार्टनरशिप होती है वैसे ही बॉलिंग पार्टनरशिप होती है कि दो बॉलर अगर दो एंड पे बॉलिंग कर रहे हैं तो दोनों का प्रेशर होता है कि अगर वो दोनों अच्छी बॉलिंग करेंगे तो क्या होगा, दूसरा अगर एक बॉलर अच्छी बॉलिंग करेगा और दूसरा वेवर्ड बॉलिंग करेगा या वो बॉल को स्विंग नहीं करा पा रहा है या बैट्समैन को ट्रबल नहीं कर पा रहा है, तो जो प्रेशर जो पहले वाले ने भी बना रखा है वो भी खत्म हो जाता है। दोनों बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो आपको उसी को बॉलिंग पार्टनरशिप बोलते हैं। हम बैटिंग पार्टनरशिप तो सुनाई करते हैं कि बैटिंग पार्टनरशिप क्या है, दो बल्लेबाज आपस के बीच में जो रन बनाते हैं और उन विकेट गिरने के बीच में मिलता है उसको हम बैटिंग पार्टनरशिप बोलते हैं कि दोनों ने पार्टनरशिप में कितने कितने रन एक पर्टिकुलर स्कोर करने के लिए किया गया। सिमिलरली बॉलर्स में भी बॉलिंग पार्टनरशिप कही जाती है कि दोनों बॉलर जब अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दोनों अच्छी बॉलिंग करेंगे तो सामने वाला बल्लेबाज कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा और आपको विकेट मिलेंगे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज इंडिया की बॉलिंग पार्टनरशिप अच्छी होगी और हमें क्रिकेट देखने को मिलेगा। देखिए जब विकेट गिरेंगे तो रोमांच आएगा, अगर विकेट नहीं गिरेंगे रन बनते चले जाएंगे तो वन वे ही एक तरफ का डिसीजन होता चला जाए। क्रिकेट जिस चीज के लिए जाना जाता है वो जाना जाता है कि एक बॉल के ऊपर कितनी चीजें हो सकती है, हम सब वो देखना चाहते हैं। हम ये नहीं देखना चाहते एक बॉल के ऊपर छक्का लग गया, हम ये भी देखना चाहते हैं कि उसके ऊपर कैच हुआ या एक डाइव लगा के किसी ने फील्डिंग करी या बैट्समैन ने उसको बाउंड्री पे मारा। जितनी भी संभावनाएं उनको देखने के लिए और उनमें से कोई एक चीज होती है, यही इसके रोमांच को चरम पे ले जाता है और हम सब लोग इस क्रिकेट को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं दो कप्तानों की, हम लगातार बात कर रहे थे। एक है कूल बिहेवियर के केन विलियमसन और दूसरी तरफ एग्रेसिव कैप्टन विराट कोहली। और देखिए इन दोनों के बीच की कप्तानी की जो खिताबी जंग है वो भी बड़ी दिलचस्प दिखाई दी। पहले दिन हम बात करें तो भारतीय टीम बल्लेबाजी के तौर पर टिकती हुई दिखाई दी, विराट कोहली क्रीज पर थे। वहां केन विलियमसन ने जब जैसे ही समय मिला उसके बाद अगले दिन पलटवार किया और भारतीय टीम को पत्तों की तरह बिखेर दिया। और अब मौका है इस तीसरे दिन, चूंकि मैच होने वाला उस लिहाज से तीसरे दिन, 2 दिन अभी तक बारिश बाधा डाल चुकी है, तो एक बार फिर इन दोनों की कप्तानी दांव पर लगी होगी। क्या केन विलियमसन जो इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं, बतौर कप्तान बतौर शांत खिलाड़ी कुछ कर पाएंगे, कुछ कर दिखाएंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, या फिर विराट कोहली का एग्रेशन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर भारी पड़ता दिखाई देगा? देवाशीष सर, देखिए वहाँ एक जो फर्क मैं देख सकता हूँ कि केन विलियमसन वहाँ पे है, वो अपने भरोसे पे है। विराट का एग्रेशन या दूसरों के भरोसे है कि विराट का एग्रेशन तो है लेकिन वो बॉलर्स अगर उस तरह से बॉल नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। और केन विलियमसन तो खुद अप्लाई करेंगे अपने आप को। देखिए ये बहुत अच्छा बैटल है जिसमें मुझे लगता है कि केन विलियमसन थोड़ा सा एज ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पेशेंस के साथ आपको बैटिंग करना है और जब बहुत ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं तो आप अपना थोड़ा सा पेशेंस खोते हैं, इरिटेशन लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ता जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जितने शालीन जितने कूल विलियमसन हैं तो विलियमसन डेफिनेटली अगर उनका जो बैटिंग में वो एप्लीकेशन होगा उसका एडवांटेज उन्हें मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके साथ रॉस टेलर जैसा एक प्रोफेशनल क्रिकेटर सीनियर प्रो है जिसका स्टैटिस्टिक्स जिसके बताते हैं कि इन सब कंडीशंस में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं और प्रेशर सिचुएशन वाली स्थिति नहीं बनेगी कि दोनों सीनियर सीजन प्लेयर्स हैं तो कोई एक एडिशनल कोई प्रेशर वो लेके चलेंगे। वो अपना एक नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे क्योंकि कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि आपको बहुत जल्दी से रन बनाने की कोशिश करनी है या मैच को बचाने की कोशिश करनी है। दे विल प्ले देयर नॉर्मल क्रिकेट। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा एज विलियमसन को जरूर मिल सकता है। सर, क्या विलियमसन यहाँ मैच के नतीजे के लिए उतरेंगे मैदान में? क्या चल रहा होगा इस कप्तान में, क्योंकि चेहरे से हाव भाव से ये खिलाड़ी कभी समझने नहीं देता है कि आखिर चल क्या रहा है उनके मन में। देखिए क्रिकेटिंग सेंस जो होता है वो यही कहता है कि पहले आप जाके सिचुएशन को असेस करें कि सिचुएशन क्या है। प्री डिटरमाइंड डिसीजन क्रिकेट में कभी भी काम नहीं करते हैं। आप प्री डिटरमाइंड होकर चलते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि वो 20% 25% काम करेगा, 75% आप फेल हो जाएंगे। और अगर आप वहां जाके अप्लाई करेंगे अपने आप को और फिर डिसीजन लेंगे तो आप 90% सक्सेस मिलेगा, 10% आप फेल हो सकते हैं। जहां तक विलियमसन की बात है तो मुझे लगता है कि एज ए कैप्टन उनकी जगह कोई भी होगा, आप विलियमसन की बात कर रहे हैं, देवाशीष होंगे, अभिषेक होंगे या मैं भी होऊंगा, तो क्योंकि हमें क्रिकेटिंग सेंस है तो जाकर वहां पे सबसे पहले ये है कि आप अति उत्साहित होकर अपनी टीम को हरा नहीं सकते हैं। पहली बात आपको वहां जाकर समझना है कि क्या सिचुएशन ऐसी है कि मैं बॉल को ठीक से खेल पा रहा हूं
क्या मैं स्कोर कर पा रहा हूँ, क्या मेरी टीम बाकी कर पाएगी, क्योंकि अब कल पूरा दिन बारिश रहने से ग्राउंड भी अभी थोड़ा सा वेट होगा, है ना, थोड़ी जो कवर के नीचे कंडीशंस रहती हैं उसमें भी थोड़ा स्वेटिंग होगा, तो बॉल को उस समय हेल्प पहले सेशन में डेफिनेटली आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा जो है बॉलर को बहुत हेल्प मिलने वाला है। उस हेल्प में उनको पहले बहुत ही अटेंटिव होके, सचेत होके, अपने हर एक जितनी भी उनके पास में उनके बैग में ट्रिक्स हैं उन सबको लगाते हुए अपनी विकेट को बचा के रखना होगा। अब अगर हम बल्लेबाजी की बात करेंगे तो जिस तरह से न्यूजीलैंड के थिंक टैंक ने और जेमिसन ने ये प्लान किया कि हम कोहली को बॉल ऊपर करेंगे, पिच करेंगे, जो स्विंग होगी उसको खेलने में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, मैंने जैसे कहा कि वीडियो एनालिस्ट होते हैं वो एक एक चीज के बारे में जानते हैं कि किस प्लेयर को क्या चीज को बेटर खेलता है और कौन सी चीज को वो खराब खेलता है। इसी तरह से अगर जो इंडियन थिंक टैंक है वो उन्होंने भी जुत्ती पूरी आज सोची होगी। तो अगर हमने केन विलियमसन को और रोज टेलर को खेलते हुए देखा है तो मैं पहले केन विलियमसन की बात करना चाहूंगा। उनको जितने भी बॉल आप ऊपर पिच करेंगे वो बहुत कॉन्फिडेंटली खेलते हैं, उनको बहुत टाइम मिलता है, बहुत सॉलिड खेलते हैं। पर जो भी विकेट हमने उनको देखा है कि जो शॉर्ट पिच बॉलें आती हैं, जो बॉल शॉर्ट होती है उसमें वो थोड़े से असहाय होते हैं, वो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। और जब आप डिस्टर्ब होकर खेलते हैं और रश करते हैं किसी भी बॉल के लिए, उस समय गलती के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन थिंक टैंक ने इससे प्लानिंग करी होगी और वी माइट सी टुडे कि हमारे बॉलर्स जो जब केन विलियमसन को खिलाएंगे तो वो शॉर्टर ट्रेजेक्टरी की बॉल खिलाएंगे ताकि वो बॉल जल्दी क्विकली आए, रेस करे और उसको खेलने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं एज दे के जल्दी आउट होकर चले जाए। देवाशीष एक और ऐड करना चाहूंगा मैं कि देखिए, यहाँ पे बॉलर के पास तो 6 बॉलें हैं, उसको 6 बॉल फेंकने हैं, बैट्समैन के पास 1 ही बॉल है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बैट्समैन का को एप्लीकेशन दोनों का लगेगा, लेकिन बैट्समैन के लिए यहाँ जरूर एक चीज है कि जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि विकेट आपके ड्राई होने का मौका ही नहीं मिल पाया है, न सनलाइट आपको उतनी देखने को मिली है, जो अंदर से मॉइस्चर आता है वो भी एक एडवांटेज बॉलर्स के लिए रहेगा, और प्लस आपके पास 6 बॉलें हैं और वहीं बैट्समैन के पास 1 बॉल है, उस बॉल पे उसको सर्वाइव करना है, रन बनाना है, खेलना है, छोड़ना है, वो सारी चीजें करनी है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल आपको देखने को मिलेगा। देवाशीष सर, चूंकि आप एक फास्ट बॉलर रहे तो इसीलिए आपसे ये मेरा सवाल था कि हमने देखा, आपने बताया, सुखदेव सर ने बताया कि किस तरीके से इंप्रेसिव गेंदबाजी अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ की है तो वो मोहम्मद शामी ने की है बजाय ईशांत शर्मा और बुमराह के। तो क्या एक गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शामी खुद अब आगे आकर ये चीज करना चाहेंगे कि हाँ मैं करीब हूँ इस ऐतिहासिक मैच में कुछ बेहतर कर दिखाने के? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जिस तरह से बॉल को रिलीज किया, एक हाई आर्म एक्शन है, बहुत ऊपर से रिलीज किया है, और बॉल को जब आप सामी को बॉल करते हुए देख रहे थे तब एक रोटेशन आपको, वो बॉल का रिवॉल्व जो हो रही थी, बैक स्पिन जो हम कहते हैं, हाँ बैक स्पिन करते हैं कि जब जितना आप बैक स्पिन करते हैं उतना और ज्यादा आगे ट्रेवल करती है, सीम पे जितना बॉल ट्रेवल करती है उतना उसको मूव करने का मौका मिलता है। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमको सामी ने उठाते हुए देखा, और सामी का हर बॉल आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ करता हुआ दिखा, कोई भी बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं दिख रहा था, कहीं ना कहीं अंदर बाहर का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली सामी बहुत इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि जैसा हमने बात की है कि बैट्समैन के को आना, इतने डिस्ट्रक्शन के बाद आना और फिर फोकस करना, फिर कंसंट्रेट करना, और 1 बॉल का सवाल है, और यहाँ पे विकेट भी हेल्पफुल है, आपका कंडीशन भी है, बॉल कितना मूव हो जाता है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्या होता है जब प्लेसिड विकेट होता है या जिस विकेट को आप जानते हैं उसमें आपको मालूम होता है कि विकेट में कितना बॉल मूव करेगा, कितना अंदर आएगा, कितना कटेगा, कितना बाहर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको उस अनप्रेडिक्टेबल स्विंग भी है। तो मुझे लगता है कि सामी, हम इनफैक्ट मुझे तो यह है कि सामी को दोनों पार्टनर से भी बात करना चाहिए, और जैसे सुखदेव भाई बताया कि पार्टनरशिप का गेम सिर्फ बैटिंग में नहीं होता, पार्टनरशिप बॉलिंग में भी होती है, और ये पार्टनरशिप ये तीनों बॉलर्स को सोच के करना चाहिए, इनको एनालाइज करना डेफिनेटली किया होगा, जिस लेवल पे वो लोग हैं उस लेवल पे एनालिसिस होता ही है। मुझे लगता है इन तीनों को बैठ के उसको एनालाइज करना चाहिए, और किया ही होगा कि कैसे इतने इफेक्टिव इनिशियल उसमें इफेक्टिव नहीं हुए न्यूजीलैंड बॉलर, और बाद में क्यों इफेक्टिव हुए, ये उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली थिंक टैंक बैठा होगा, और ये जो समय है जहां उनको आराम करने का भी मौका मिला, तो वहां निश्चित तौर पर बैठ के उन्होंने एनालाइज किया होगा इसको।
तो साउथैम्पटन के विकेट पर मूव करती हुई गेंद कितने शानदार मूवमेंट हमारे सामने लेकर आती है, उसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। बारिश ने थोड़ी खलल जरूर डाली है, लेकिन कुल मिलाकर जो विकेट है वो एक शानदार टेस्ट मैच की दावत जरूर देता है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम जब देखते हैं T20 का फॉर्मेट देखते हैं तो मानना जा रहा था कि अब टेस्ट से जो क्रिकेट प्रेमी है दूर होते जा रहे हैं, लेकिन जब इस तरह से आईसीसी नए प्रयोग करती है और ऐसे विकेट पर टेस्ट मैच होते हैं जहां नतीजे निकलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गेंदबाज एज में रहता है, गेंदबाजों को फायदा रहता है, कितना सही निर्णय आईसीसी का ये रहता है और आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट को बचाए रखने के लिए इस तरह के विकेट्स पर मुकाबले होना कितना जरूरी है? नहीं, देखिए, आईसीसी एक ऐसी संस्था है जो क्रिकेट के फेवर में और उसको डेवलप करने के लिए नई नई जगह जाना, नई नई टेस्ट मैच सेंटर चालू करना, नई कंट्रीज को फैसिलिटीज देना, ताकि ये पूरी गेम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छे से फॉलो की जाए और देखी जाए, उसके लिए कार्य करती रहती है। और उनके कार्य करने का तरीका भी बहुत प्रभावी है कि वो हर एक चीज़ को एक उस हाईएस्ट लेवल पे जाकर करते हैं। वो आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट हो, कोड ऑफ कंडक्ट हम बात करते हैं, हर प्लेयर के लिए एक रूल बुक बनी हुई है कि अगर मैच होगा तो आपको क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अगर कोई प्लेयर उसके बाहर जाता है तो उसको पेनल्टी लगाई जाती है, पेनलाइज किया जाता है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से उनका बिहेवियर क्या होगा, उसके बाद में वो रहेगा तो किससे बात कर सकता है, किससे नहीं कर सकता है, ताकि आउटर वर्ल्ड से प्लेयर को कट ऑफ किया जाए। और ये जितने थ्रेट आते हैं कि मैच फिक्सिंग हो सकता है, कोई बुकी कांटेक्ट कर सकता है, पास में हमने बहुत सारे प्लेयर को देखा कि हंसी कोनिये थे, सलीम मलिक थे पाकिस्तान के, ऐसे कुछ प्लेयर थे जिनके नाम आए कि वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। और कहीं ना कहीं हम सब लोग जो क्रिकेट देखने वाले हैं, हमको ये गवारा नहीं है कि कोई मैच पहले से फिक्स हो। हम देखने आते हैं कि अच्छा मुझे ये टीम अच्छी लगती है, मैं इसको फॉलो करता हूं, हो सकता है वो कमजोर होगी, पर क्योंकि मुझे अच्छी लगती है मैं फॉलो करता हूं। और अगर वो पहले से टीम पहले से कोई निर्णय को फिक्स करके आई है तो हम सबके लिए चीटिंग है, जिसके ऊपर आईसीसी बहुत अच्छा काम कर रही है। जहां तक टेस्ट मैच क्रिकेट की बात है तो मैं ये कहूंगा कि ये ट्रू वर्जन ऑफ क्रिकेट है। जब क्रिकेट चालू हुआ था तो वो टेस्ट मैचेस से ही चालू हुआ था, उस समय शॉर्टर फॉर्म नहीं था। तो टेस्ट मैच जो है वो आपको पूरा ये बताता है कि आप क्या क्रिकेटर हैं कि उस लेवल, क्योंकि वहां देखिए हर चीज की आपके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। आपको शॉर्ट ऑफ लाइन बाउंसर्स खिलाए जाएंगे। आपने बीच में एक ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई थी, बॉडी लाइन कहा गया था उसको। वो बॉडी लाइन सीरीज क्यों की थी? वो बाउंसर सारे ही आपको मारे गए थे इसलिए बॉडी के ऊपर कि आप उसको डिफेंड करेंगे, डक करेंगे, और उस समय आपके पास फील्ड की रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। आपने वहीं पे फील्ड लगा रखी थी कि आप एक शॉट ऑफ लेंथ बॉल को मारोगे कैसे। तो ये इस तरह की चीजें टेस्ट मैच में बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पास उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है फील्ड की कि आपको फील्ड प्लेसमेंट ऐसी करनी है। आप देखिए, तो बीच में हमने एक बार देखा था कि बॉलर को छोड़ के लगभग कीपर को छोड़ के 8 स्लिप्स आने लगी हुई देखी हमने। एक कोई ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बॉलर को बॉल करनी है, कीपर है, उसके साथ में 8 स्लिप और लगी है, 10 प्लेयर है, 11 प्लेयर आप उन 11 में से आपको सारे के सारे स्लिप में दिख रहे हैं और कोई दिख ही नहीं रहा। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल है? जब आप टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं। और टेस्ट क्रिकेट जो है, और टेस्ट क्रिकेट हमेशा हाईएस्ट फॉर्म रहेगा कभी भी। देखिए, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि फटाफट क्रिकेट आ गई तो लोग उसको देखने लग गए तो वो उसको नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। हम में से आज भी जितने लोग, हम भी आपके सामने हैं और आप भी जितने लोग हैं आपके घर में ही देखेंगे, हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको ये टेस्ट क्रिकेट पसंद था, वो अभी भी देखना पसंद करते हैं, हम लोग भी अभी पसंद करते हैं, क्योंकि इसका एक अपना ही अलग ही रोमांच है। फटाफट क्रिकेट में तो आपको चौके छक्के मारे, आपको ये नहीं पता चलता कि क्रिकेट का उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वो वाकई में बैट्समैन उस लायक है कि 5 दिन खेल सकता है, क्या वो वाकई में ऐसा बॉलर है कि वो 10 विकेट ले सकता है। तो ये सारी चीजें जो है कंटिन्यू होती रहेंगी। और आईसीसी का नए नए वेन्यूज पे जाना हम सबके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि क्या होता है, देखिए जितने एस्टेब्लिश सेंटर्स हैं, टेस्ट मैच प्लेइंग सेंटर्स जितने हैं, वहां पे तो ऑलरेडी जो लोग हैं वो मैचेस देखते हैं। क्यों ना वही सारी फैसिलिटीज, क्यों ना वो सारी चीजें छोटी जगह को भी दी जाएं, छोटी जगह के दर्शकों को भी उतना ही हक है कि वो जाके लाइव क्रिकेट देखें। तो उस संदर्भ में आईसीसी बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे लगता है कि हम आगे भी भविष्य में नए नए सेंटर्स जो है हमको देखने आएंगे, हम क्रिकेट को एंजॉय करते रहेंगे। देखिए, बहुत दिलचस्प चीज मैं आपको बताता हूँ कि 100-150 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले प्लेयर को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, क्योंकि आईसीसी या टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज ने या आपके उनके चाहने वालों ने उस तरीके से उसको फ्रेम किया हुआ है कि अगर 100 टेस्ट खेला हुआ प्लेयर होगा
और वहीं अगर 100-150 वनडे खेला हुआ या T20 खेला हुआ प्लेयर्स होगा तो उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता जितना एक 100 टेस्ट मैच खेला हुआ प्लेयर है। यही एक इस खेल की खूबसूरती है। और दूसरी चीज है कि जैसे हम देखेंगे कि क्रिकेट इंडिया की हम बात करते हैं, बीसीसीआई ने एक बहुत अच्छा काम किया है। जो सुखदेव भाई बता रहे थे कि आप छोटे सेंटर्स पे जाते हैं, तो जब भी आप छोटे सेंटर्स पे जाते हैं तो वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। वो सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको देनी पड़ती है। और जैसे इंदौर शहर है, इंदौर को टेस्ट सेंटर बनाया है, तो वहाँ पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। एक आपकी इंडोर एकेडमी आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए ग्राउंड बहुत अच्छे विथ फुल फैसिलिटीज, आपको सारे इक्विपमेंट के साथ ग्राउंड जरूरी है। जब ऐसे सेंटर्स को डेवलप किया जाता है तो वहाँ पे क्रिकेट भी बढ़ता है। वहाँ पे अगर आप टेस्ट क्रिकेट शुरू करते हैं या रेगुलर मैचेस होते हैं तो बच्चों में एक एंथुजियाज्म आता है खेल के प्रति, निश्चित तौर पे एक रुझान उनका बढ़ता है। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बडिंग क्रिकेटर्स हैं, वो मोटिवेट होते हैं उसको देख के। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप अच्छा, जैसे हमने बात की कि ग्लोबलाइज भी करने की कोशिश की है आईसीसी ने। एक सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आईसीसी ने उन जो कंट्रीज हैं जो खेल रही हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं होने दिया है। या देखिए, जैसे जिम्बाब्वे भी, कीनिया एक है, जिम्बाब्वे एक है, लेकिन आईसीसी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इतनी अनिश्चितताएं उन देशों में, उसके बाद भी वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि उन प्लेयर्स को एटलीस्ट अपना क्रिकेट परफॉर्म करने का मौका मिले। तो अलग अलग टेस्ट मैचेस, अलग अलग वेन्यूज़ होते हैं। अब आप देखिए, पाकिस्तान कोई टीम जाना नहीं चाहती, लेकिन आपने दुबई में और सऊदी में ऐसे वेन्यूज क्रिएट कर दिए हैं आईसीसी ने कि वहां पे आपको दोनों टीमों को वहां पे मैच खिलाया जा सकता है। तो क्या होता है कि पाकिस्तान में भी वो एंथुजियाज्म दर्शकों में मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि आप वहां नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक स्क्रीन है, एक बहुत बड़ा कैनवास है जिसपे आप उनको खेलते हुए देख सकते हैं, उनको आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये आपके सामने ही खेल रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी देखिए, अगर हम हॉकी की बात करें इंडिया के, कि क्या फ़र्क है हॉकी एसोसिएशन और क्रिकेट एसोसिएशन, थिंक टैंक्स की मैं बात करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करता हूँ, कि हम पावर और स्किल, जो हमारा पहले तकनीकी वाला गेम था और सडनली चेंज हो गया, पावर पे आ गया, तो हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए। हम एक ही हम अपने स्किल पे भरोसा करते रहे, और यूरोपियन कंट्रीज हैं वो पावर से इतना अहेड हो गई कि आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में आप जब देखेंगे कि इंडिया ने अपने आप को बरकरार ही नहीं रखा है, इंडिया टॉप पे है, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट भी उतने ही खूबसूरती से खेल रहे हैं, वनडे में उतना खूबसूरती से खेल रहे हैं, और T20 में आपने ये जो आईपीएल की वजह से आपका जो मैच्योरिटी लेवल जो इंडियन प्लेयर्स का है वो बाहर के देशों के प्लेयर्स के खिला नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे सिचुएशंस को अडॉप्ट करते हैं, परिवर्तन को कैसे आप स्वीकार करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मामले में बीसीसीआई को मैं सैल्यूट करता हूँ कि जो क्रिकेट का एक रुझान और एक दिलचस्पी जो बनाए रखी है वो 100% श्रेय बीसीसीआई को जाता है। उसके साथ साथ जैसे आपने ग्लोबलाइजेशन की बात करी, अफगानिस्तान एक कंट्री है, अगर आपने सोचा होगा, और वहाँ पे इतना टेररिज्म रहा है कि उनके पास में अपने खेलने के ग्राउंड्स भी नहीं है। उनकी जो नेशनल टीम है वो इंडिया में कुछ ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स के ऊपर आके प्रैक्टिस करती। और आप क्रिकेट में से देखिए, उनमें से राशिद खान जैसा बॉलर उन्होंने दिया, जो आज बेस्ट बॉलर है 2020 में, उसकी इकोनॉमी रेट, उसका स्ट्राइक रेट कोई बॉलर मैच नहीं करता है। एक मुजिब करके लड़का वहाँ से आ रहा है, मोहम्मद नबी, हाँ मोहम्मद नबी है, ऑलराउंडर हैं क्या, वो भी वहीं से है। एक मुजिब रहमान क्या पूरा नाम क्या लिखते हो, मुजिबुर रहमान है से। एक वो है अपकमिंग स्पिनर है। एक उस तरह की कंट्री जहाँ पे प्लेइंग फैसिलिटीज नहीं है,
टेररिज्म इतने पीक पे है कि वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं और हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। आपके पास प्लेइंग फैसिलिटी नहीं है, पर उनके 3 प्लेयर इस तरह के ऐसे हैं जो आईपीएल में कोई भी फ्रेंचाइजी उसको खरीदने में फख्र महसूस करती है। ये ग्लोबलाइजेशन है, ये है जो आईसीसी ने क्रिकेट के लिए किया है। अब बताइए उतनी सी जगह पे जहां हम सोच भी नहीं रहे हैं कि आदमी को वहाँ प्रॉब्लम है कि कुछ ना कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ ट्रूप्स हैं वहाँ पे जो यूएस के हैं, यूएन फोर्सेज हैं वहाँ पर हैं, वो लोगों की अपनी जिंदगी जो है वो स्टेबल नहीं है। और वहाँ से एक टीम आती है और वो टीम आकर, अगर हम नीचे की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, केन्या की बात करें, जिम्बाब्वे की बात करें, तो उसने आके अपना इंपैक्ट छोड़ा है, जबकि उनके पास कोई प्लेइंग फैसिलिटी है ही नहीं। ये क्रिकेट की खूबी है और आईसीसी इसमें बहुत अच्छा काम। और सबसे बड़ी चीज है सुखदेव भाई कि रशीद का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हम रोल मॉडल्स हो गए और यंगस्टर्स टेररिज्म को छोड़कर हमको देख के क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। नहीं, रे ऑफ होप है। देखिए आप एक जगह, आपकी लाइफ बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में है और आप एक जगह अपने ही कंट्री मैन को देखते हैं कि वो खेल रहा है, वो नाम कर रहा है ना। आप जब भी स्पोर्ट होती है वो एक आपका दिमाग को रिलैक्स करती है, टेंशन को रिलीव करती है। जितनी भी मुश्किल कंडीशन में हो उनमें से जब आप अपनी कोई अच्छी चीज देखते हो, ऐसे देखते हो, आप उस टाइम के लिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से हट जाते हैं, जो आपको जीने का एक नया अंदाज देता है और जीने की राह सिखाता है। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट की बात आप लोगों ने हमारे दर्शकों के सामने रखी, निश्चित तौर पर जहन में बसने लायक है और साफ हो गया कि क्रिकेट की आत्मा यदि कुछ है तो वो है टेस्ट। और कहीं ना कहीं आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट का जो खिताबी मुकाबला शुरू किया है, ये निश्चित तौर पर इस क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मेट को काफी आगे तक ले जा सकता है। बहरहाल अब देखना खास होगा कि यदि बारिश खलल नहीं डालती है और आज मैच होता है तो आज ये तय हो जाएगा कि आखिर जो फाइनल खिताबी मुकाबला है उसमें दोनों ही टीमें विजेता कहलाती है या फिर कहीं ना कहीं दोनों टीमें जो प्रयास करेगी कि हम ही इस खिताब के दावेदार रहें और हम ही इस खिताब को जीतकर अपने देश लौटें, तो उसमें कितने सफल हो पाते हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, हम सभी की नजरें रहेगी और क्रिकेट जो अपने रोमांच के लिए जाना जाता है, निश्चित तौर पर आज हमारे साथ कई यादें भी देकर जाएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजीआना न्यूज पर आप बने रहिए। कल फिर इस खास शो के माध्यम से आपसे रूबरू होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।